हेलो स्टूडेंट, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मनी। ये मनी एंड बैंकिंग की जो यूनिट है हमारी, उसका ही एक पार्ट है मनी। बहुत ही स्मॉल चैप्टर है, बोर्ड के हिसाब से इसमें काफ़ी कम क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ही कवर होते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। जब मनी नहीं थी तो हमारी इकोनॉमी में हमारा बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज था। व्हाट इज द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज? इसका मतलब है व्हेन गुड्स आर एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ गुड्स। कैसे? सपोज ए और बी दो पर्सन हैं, एक के पास वीट है और एक के पास क्लोथ है। देयर इज नो कॉमन मीडियम ऑफ देयर इज नो कॉमन मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग द गुड्स। नाउ ए पर्सन गो टू द बी, ठीक है, वीट के बदले में वो उससे क्लोथ लेगा और क्लोथ वाला उसके बदले में वीट। तो गुड्स आर एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ गुड, इसलिए हम इसको सीसी इकोनॉमी भी कहते थे। सीसी इकोनॉमी यानी गुड्स के बदले में हमने गुड्स एक्सचेंज कर ली। लेकिन बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ज्यादा टाइम तक नहीं प्रिवेल कर पाया क्योंकि बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम आने लग गई। सबसे पहली जो प्रॉब्लम आपको मैं बताती हूँ वो है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अगर मैं इसको डायरेक्ट समझाऊं तो शायद ना समझ आए, हम इसको क्यों ना कोई एग्जांपल देके समझाएं। सपोज कीजिए ए पर्सन के पास वीट है और आज उसको काऊ लेनी है। तो पहले तो बहुत देर तक वो एक ऐसे पर्सन को सर्च करेगा जिसके पास काऊ है। सपोज करिए उसको मिल गया एक पर्सन जिसके पास काऊ है। चलिए, बड़ी उसकी मेहनत सफल हुई, बेचारा वीट ले लेके घूम रहा था। अब बी पर्सन के पास वो जब गया और उसने कहा कि आई वॉन्ट टू बाय काऊ इन एक्सचेंज ऑफ वीट, बट मे बी बी, क्या ये जरूरी है कि बी को भी एक काऊ के बदले में वीट चाहिए थी? नहीं, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि गुड्स आर नीडेड आर एक्सचेंज बाय ईच अदर। इट इज ऑलवेज नॉट पॉसिबल। जरूरी नहीं है कि दोनों की नीड्स सेम हो सकता है ए को तो चलो माना कि ए की तो नीड्स पूरी हो रही है, क्या बी की भी काऊ के बदले में वीट चाहिए था? नहीं, हो सकता है उसके बदले में उसको हॉर्स चाहिए हो सकता है उसको उसके बदले में राइस चाहिए हो सकता है उसको बदले में क्लोथ चाहिए। तो ये तो थी पहली प्रॉब्लम, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, जिसमें आपकी जो नीड्स है दो पर्सन की हमेशा ऑलवेज मैच नहीं करती थी, तो इसलिए ये ज्यादा नहीं हो पाया। नंबर टू था लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। आप शायद नाम से ही क्लियर हो रहा है कि उस टाइम हम किसी भी वैल्यू को एग्जैक्ट मेजर नहीं कर पा सकते थे। जैसे मेरे पास वीट है, आई एम अ फार्मर, हाउ कैन आई एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ माई वीट? आई कैन एक्सप्रेस द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सो मैनी गुड्स। आई कैन से इन टर्म्स ऑफ इतने मीटर कपड़ा, इतने किलो चावल, इतने किलो, इतने लीटर दूध। यानी मैं अपनी गुड्स को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारी एक्सप्रेस करूंगी, यानी मैं एक कोई एग्जैक्ट मेजर नहीं बता सकती। ये बहुत प्रॉब्लम थी। तीसरा आता है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब कि हम इसे फ्यूचर के लिए कैसे स्टोर करके रखें। सपोज करिए मैं टोमेटो उगाती हूँ, ठीक है, और मैं टोमेटो को कितने दिन तक ज्यादा से ज्यादा स्टोर कर सकती हूँ? नहीं, आपको अच्छे से मालूम है कि वी कांट स्टोर द टोमेटो इन द फॉर द लॉन्ग पीरियड टाइम। चलिए आप टोमेटो का ना लीजिए, वीट ले लीजिए। वीट भी आप कितने टाइम तक स्टोर करेंगे? पहले तो आपको सबसे पहले उसके लिए स्टोरेज वैल्यू, यानी स्टोर करने के लिए आपको उसको कोई गोडाउन लेना पड़ेगा, है ना। फिर उसके बाद आप थोड़े टाइम बाद देखेंगे कि आपकी वो जो गुड है वो डेटेरिएट होना स्टार्ट हो जाती है, उसमें कीड़ा लग सकता है, उसकी वैल्यू उतनी नहीं रहेगी जितना आपने स्टोर करके रखा। और भी कोई एग्जांपल, राइस है, राइस को आप किसी भी कुछ पेरिशेबल गुड्स है उसको आप ज्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते। अब आता है हमारा लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डैफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डैफर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय डैफर्ड? डैफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर। फ्यूचर में हमारी फ्यूचरिस्टिक जो भी पेमेंट होती है उन्हें हम कहते हैं डैफर्ड पेमेंट। यानी कि आज मैंने किसी से एप्पल उधार लिया था, कहा भैया एप्पल दे दे, और जब मैं उसको मेच्योरिटी पीरियड ऑफ टाइम में एप्पल देने गई तो जरूरी है मैं उसको उसी क्वालिटी का एप्पल वापस कर पाऊंगी? नॉट ऑलवेज। मैं सेम क्वालिटी का, दोनों में हो सकता है ये कहें कि नहीं भैया मेरे को तो ऐसा एप्पल नहीं चाहिए, तो हाउ कैन वी पे? तो ये जो बार्टर सिस्टम की जो इंट्रोडक्शन है ये बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट एक आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मनी क्यों इंपॉर्टेंट हुई, क्यों हमने मनी को इन्वेंट किया। अब आ गई मनी। अब कोई चीज जो नई आती है वो इसलिए आती है कि वो पुरानी चीजों की जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर करती है। जब हमें प्रॉब्लम आती है तभी तो नई चीजें इन्वेंट होती है। आपने पढ़ा है ना कि नई चीजों हमें जब हमारी कोई नेसेसिटी होती है तभी कोई नई इन्वेंशन आती है। तो अब मनी ने आते ही पहले तो सब में लैक हटाना शुरू कर दीजिए, लैक हटा दो। अगर आप लैक हटा देते हैं तो ये बन जाएंगे मनी के फंक्शन। यानी मनी ने आते ही सबसे पहले प्रॉब्लम दूर करी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, यानी कि उसने
ने मीडियम ऑफ एक्सचेंज को बहुत इजी बना दिया। आप वही पुराना वाला एग्जांपल देखिए, वीट है और मुझे आज काऊ लेनी है, कोई बात नहीं, आप वीट लेकर जाइए मार्केट में, उसको सेल किए क्योंकि आप प्रोड्यूसर थे, आपने सेल किया और आपने मनी रिसीव करी, एंड विद द हेल्प ऑफ मनी वट एवर यू वॉन्ट टू बाय यू कैन। आज आप जब काऊ वाले के पास जाएंगे तो वो ये नहीं कहेगा मुझे मनी नहीं चाहिए, वो आपसे आराम से मनी लेगा और अपनी काऊ बेच देगा, और अब काऊ के बदले में उसको कुछ भी चाहिए उस मनी से वो खरीद सकता है। यानी मनी ने हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम दूर करी। मनी रिमूव्स द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। यानी हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज कितना आसान हो गया। एज ए प्रोड्यूसर वट एवर वी हैव वी कैन सेल इन द मार्केट एंड गेट मनी। पहले तो हम प्रोड्यूसर थे, हमारे पास जो भी था हमने उसे सेल किया, मनी रिसीव करी, और विद द हेल्प ऑफ, अब हम कंज्यूमर हैं, अब उस मनी से हम किसी भी दुकान पे जाकर किसी भी प्रोड्यूसर के पास जाकर हम उसका सामान खरीद सकते हैं। तो पहला फंक्शन हो गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकंड मैंने आपको बार्टर सिस्टम का बताया था, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। लैक हटा दीजिए, यानी अब हमारा सेकंड हो जाएगा मेजर ऑफ वैल्यू या कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। यानी अब मनी को आप देखिए, मैं आपसे पूछूं आपके हाथ में जो घड़ी है वो कितने की है, अरे आप बड़े आराम से बता देंगे मैम 2000 की है, और मेरे घर पे गाड़ी खड़ी है कितने की है, 5 लाख की है। नाउ विद द हेल्प ऑफ मनी इन मॉनेटरी एक्सचेंज ऑफ सिस्टम वी कैन एक्सप्रेस the value of commodity in exact common unit. We can say the price of 1 kg sugar is ₹35. We can say this car is ₹5 lakh. So simple. आज हमें अपनी commodity को different ways में express नहीं करना पड़ता। आज हम उसको exact में उसकी exact unit of value बता सकते हैं कि ये commodity आज इतने की है। तीसरा मैंने वहां पर लिखा था, आप देख सकते हैं, lack हटा रही हूँ मैं, lack of store of value, उसके साथ lack हटाएंगे तो बन जाएगा store of value। यानी मनी को पता है आप कहीं भी स्टोर कर सकते हैं, कहीं भी। मुझे नहीं मालूम आपकी पॉकेट में कितने पैसे हैं, मुझे नहीं पता मेरे वॉलेट में कितने पैसे हैं, मतलब हम किसी और को कैसे, बहुत इजीली है उसको स्टोर करना, बहुत कम स्पेस में, बहुत लंबे टाइम तक। आप 1 साल के लिए नोट रख दीजिए, ऐसा तो नहीं है कि आप 1 साल के बाद जब नोट उठाएंगे तो वो डिटोरेट हो चुके होंगे, वो खराब हो चुके होंगे, ऐसा नहीं है। मनी को स्टोर करना बहुत इजी है फ्यूचर के लिए, आप बड़े आराम से, उसके लिए कोई आपको बहुत बड़े गोडाउन नहीं बनाने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा डिटोरेशन की ऐसी कोई वो नहीं है। आप आराम से मनी को स्टोर कर सकते हैं इन लेस स्पेस फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आई थिंक इट इज वेरी इजी। आप भी घर में पैसे स्टोर करते होंगे, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा जगह नहीं चाहिए होती। अगला है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। लैक हटा दिया मैंने। स्टैंडर्ड डेफर्ड का मीनिंग मैंने आपको पीछे बताया था, फ्यूचर पेमेंट। अब बहुत ईजी है कि हम अगर किसी से मान लीजिए 10 लाख रुपए उधार लेते हैं, ठीक है, विद इंटरेस्ट, हमने उसे 2 साल के लिए लिए थे, विद इंटरेस्ट हम उसको वापस कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं वहां पर। लेकिन बार्टर में क्या हो रहा था, हमने आज एप्पल लिए, एप्पल लौटाने गए तो लड़ाई हो गई, भैया मेरे एप्पल तो ऐसे नहीं थे, मेरे एप्पल तो बढ़िया थे। आज वो ये नहीं कहेगा भैया मेरे 2000 के नोट तो ऐसे थे, आपके 500 के नोट ऐसे नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। विद द इंटरेस्ट, बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ आप उसको ईजिली फ्यूचर में पे कर सकते हैं। इसी की वजह से ही तो आज हम कैपिटल, इतनी हमारी फॉर्मेशन हो पा रही है, इतनी ग्रोथ हो पा रही है कि आज हम जब भी कुछ इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल बोरो करते हैं और फिर विद इंटरेस्ट उसको हम फ्यूचर में रिटर्न कर देते हैं। अब आपको थोड़ा सा लगेगा, लेकिन ये इंट्रोडक्शन थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में तो ये सिलेबस से हट चुकी है, लेकिन इंट्रोडक्शन बहुत थी। अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्वेश्चन ऐसा है कि आज तक सीबीएसई के किसी भी बोर्ड पेपर में ना आया हो, ऐसा होता नहीं है। 1 का भी आ सकता है, 3 का भी, एंड दैट टॉपिक इज मनी सप्लाई। मनी सप्लाई, मनी सप्लाई क्या होता है? तो मनी सप्लाई आप समझ गए। मनी सप्लाई में हमारा डिफाइन है, इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑब्लिक स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय, पहले मैं लिख के बताती हूँ, हेल्ड बाय द पब्लिक ऑफ एन इकोनॉमी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में आपकी कंट्री में जितना पैसा सर्कुलेट हो रहा है, जितना पैसा लोगों के पास है, उसे कहते हैं मनी सप्लाई। इट इज अ टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कितना पैसा हो सकता है, कितना अमाउंट, स्टॉक ऑफ मनी
मनी का कितना वॉल्यूम कितना है हेल्ड बाय पब्लिक, यानी लोगों के पास, नॉट बैंक, नॉट गवर्नमेंट, हमारे नॉट सेंट्रल बैंक, हम यहाँ पर लोगों का पैसा ले रहे हैं। लोगों का पैसा जो सर्कुलेट के लिए बिल्कुल रेडी है, इस टाइम वो सर्कुलेट हो सकता है। पब्लिक ऑफ एन इकोनॉमी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको कहूँ कि 31 मार्च 2020 तक इंडिया में इतना पैसा सर्कुलेट हो रहा है, देन आई एम टॉकिंग अबाउट द मनी सप्लाई. Money supply, it is the total volume or stock of money. It is the total volume oblique stock of money held by public of an economy at a point of time. एक particular point of time तक आपकी इकोनॉमी में जितना पैसा सर्कुलेट हो रहा है, जितना लोगों के पास है, वॉल्यूम है, उसे हम कहते हैं मनी सप्लाई. और मनी सप्लाई की दो कंपोनेंट्स होते हैं, ध्यान से देखेंगे. कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, there are the two components. First one is currency and second one is demand deposit. एक एक करके सारा पढ़ाती हूँ, जरा ध्यान से देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग, मजा आएगा आपको. करेंसी, करेंसी क्या होती है? आप अपनी जेब में हाथ डालकर देखना, क्या क्या है आपकी जेब में. या तो कॉइन होंगे या आपकी जेब में पेपर नोट्स होंगे. ध्यान से देखिए. करेंसी, करेंसी के दो पार्ट कर दिए मैंने. पहले आपको पढ़ाती हूँ कॉइन. कॉइन पता ही है आपको क्या कौन कौन से कॉइन है इंडिया में? ₹1 का है, ₹2 का है, 5 का भी है और 10 का भी है. दिस इज द कॉइन्स, है ना. कॉइन जो होते हैं वो हमारे कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसका अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है. कॉइन्स एंड ₹1 नोट, ₹1 का कॉइन भी होता है और ₹1 नोट भी होता है. ये दोनों सिर्फ हमारे एक अलग से डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है, जिसमें फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं. लेकिन पेपर नोट, आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, अपने नोट उठा के देखिए. हमारे नोट शुरू होते हैं कहाँ कहाँ से? ₹5 का नोट उठा लीजिए, 10 का उठा के देखिए, 50 का उठाइए, 20 का उठा के देख लीजिए, 100, 200, 500, 1000 का तो हट गया, अब आएगा 2000. ये हमारे जो पेपर करेंसी है, इसे इशू करती है आरबीआई. इसे इशू करती है आरबीआई. दोबारा से नहीं, कॉइन को इशू करती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. और ₹1 का नोट, जबकि सिर्फ ₹1 के नोट के अलावा जितने भी हमारे पेपर नोट हैं वो हैं हमारे कौन कौन से? 5, 10, 50, 20, 100, 200, 500, 1000. ये हमारी इशू करती है अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट आरबीआई. और जो करेंसी है, मैंने आपको कॉइन और पेपर नोट बताए, इसे हम फिएट मनी कहते हैं. फिएट मनी या लीगल टेंडर मनी. ध्यान से सुनेंगे, एक नंबर में आ सकता है व्हाट इज द लीगल टेंडर मनी या फिएट मनी. फिएट मनी क्या होती है? इट इज दैट मनी विच इज इशूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट. ऐसी कोई भी गवर्नमेंट की अथॉरिटी जो इनको इशू करती है, तो दैट इज कॉल्ड द लीगल टेंडर. लीगल होता है कानूनी रूप से, जिसको सब एक्सेप्ट कर ले. नोबडी कैन रिफ्यूज टू टेक इट. हर कोई इसे लेने के लिए तैयार होता है. लेकिन थोड़ा सा इसको एक बार और देखिए. करेंसी एक बार और समझाते हैं आपको, थोड़ा सा डिटेल नॉलेज बताते हैं. करेंसी के दो पार्ट हैं, कॉइन्स एंड पेपर नोट. कॉइन कौन इशू करेगा? मैंने अभी आपको बताया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नाम याद हो गया होगा अब आपको आई थिंक. और ₹1 का नोट और पेपर नोट, बाकी ₹1 के नोट के अलावा हमारे जो नोट इशू होते आरबीआई, ये दोनों मिलाकर बनती है फिएट मनी. लीगल टेंडर मनी, लीगल टेंडर मनी भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, लिमिटेड और अनलिमिटेड. क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ, आपने किसी दुकान से 10,000 का सामान खरीदा और आप उसको सारे कॉइन में पेमेंट कर सकते हैं? चिल्लड़ कहते हैं जिसको. नहीं, वो गुस्सा हो जाएगा. ही कैन रिफ्यूज टू टेक द कॉइन. यानी कॉइन जो होते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर है. हाँ ठीक है, एक्सेप्ट तो हो जाएंगे, लीगल टेंडर है, मानता हूँ, ले लूंगा, बट एक लिमिटेड तक लूंगा. जैसे मैं आपको इंडिया में बताती हूँ, ₹1000 की पेमेंट आप कर सकते हैं कॉइन में. इससे ज्यादा आप किसी को कंपेल नहीं कर सकते. इसलिए लीगल तो है ये, लेकिन एक लिमिटेड है. एक लिमिटेड अमाउंट तक की पेमेंट आप इसकी कर सकते हैं, बट अनलिमिटेड. अब आती है हमारी जो करेंसी नोट हैं, जिसको हम कहते हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर.
जितने भी आपके नोट हैं वो आपके सारे जो आरबीआई इशू करता है वो आते हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर। एक बार ये फ्लो चार्ट दोबारा देखिए। करेंसी के दो पार्ट होते हैं, कॉइन्स एंड पेपर नोट। कॉइन्स आर इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड पेपर नोट्स आर इशूड बाय आरबीआई। बोथ आर कॉल्ड फिएट मनी या लीगल टेंडर मनी। बट ऐसा नहीं है, लीगल टेंडर मनी के दो पार्ट कर दीजिए, लिमिटेड अनलिमिटेड। लिमिटेड होता है एक लिमिटेड पेमेंट ही कर सकते हैं आप, अनलिमिटेड में आप कितनी भी 2000 रुपए के नोट, 500 रुपए के नोट में आप कितनी भी पेमेंट कर दें, नोबडी कैन रिफ्यूज टू टेक इट। ये तो था करेंसी। अब सेकंड पार्ट में आपको पढ़ाने जा रही थी डिमांड डिपॉजिट। आप अगर इसके वर्ड को ब्रेक करें, डिपॉजिट हमारे 2 टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पीछे बताती हूँ। डिपॉजिट हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक तो वो डिपॉजिट जिसको हम कभी भी, आपने बैंक में पैसा रखा है, एक पैसा तो वो होगा सेविंग अकाउंट का पैसा या करंट का, जिसको आप कभी भी निकलवा सकते हैं, आज चाहिए कभी भी। और एक पैसा होता है एफडीआई, टाइम डिपॉजिट का पैसा, जिसको हम कभी भी, ऐसा नहीं है कि जब मन करे हम निकलवा लेंगे, उसे कहते हैं। जिस पैसे को हम इजिली चेक के थ्रू निकाल देते हैं, चेकेबल डिपॉजिट कहते हैं। Any deposit which can be easily withdrawn with the help of check, इसको चेकेबल, यानी जो भी पैसा आप कभी भी चेक के थ्रू निकलवा सकते हैं उसको कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। अब आपको समझ आ गया होगा। कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई 2 ही होते हैं, याद रखना बच्चों। 1 मार्क में भी, 1 मार्क में आ जाए तो सिर्फ नाम लिख देंगे, और अगर हमारा उसमें आ जाए 3 मार्क्स का आ जाए तो हम इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट, और करेंसी के 2 पार्ट हैं, कॉइन्स एंड पेपर नोट। कॉइन आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है, पेपर नोट्स को आरबीआई इशू करती है, दोनों मिला दो तो ये कहलाती है फिएट मनी। और डिमांड डिपॉजिट, दैट इज दैट पार्ट ऑफ द डिपॉजिट विच कैन बी इजिली विथड्रॉन विद द हेल्प ऑफ चेक, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द चेकेबल डिपॉजिट। अब आता है हमारा मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। आप अपनी कंट्री में मेजर भी तो करते होंगे कि कितना पैसा सर्कुलेट हो रहा है। आरबीआई करता होगा ना कि इस डेट तक 31 मार्च तक 2020 तक मेरी कंट्री में कितना पैसा लोगों के पास है, कितना अमाउंट। तो वो कैसे मेजर करता है, उसके हमारे वैसे तो 4 मेजर हैं, M1, M2, M3, M4, बट सिलेबस में ओनली M1 है, तो उसका नाम है C प्लस DD बस C4। आप समझ गए होंगे। करेंसी आपने पीछे पेज पे समझ लिया, DD भी आपको याद हो गया होगा। डिमांड डिपॉजिट, इट इज दैट पार्ट ऑफ द डिपॉजिट विच कैन बी इजिली विथड्रॉन विद द हेल्प ऑफ चेक। और तीसरा इसमें एक और ऐड कर लो, उसका नाम है OD। OD स्टैंड्स फॉर अदर डिपॉजिट हेल्ड बाय आरबीआई। कितना, अदर डिपॉजिट हेल्ड बाय आरबीआई। आरबीआई के पास जितना भी फॉरेन कंपनीज, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का जितना भी पैसा होता है वो हमारा आता है ओडी, अदर डिपॉजिट। यानी M1 हमारा हो गया C प्लस DD प्लस OD, बट OD इज द वेरी माइनर पार्ट ऑफ द M1, बहुत कम पार्ट होता है, इसलिए हम कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई में 2 मेजर लेते हैं, C और DD। बट जब हम M1 की बात करते हैं तो हम 3 लेते हैं, C, DD एंड OD। अब हमारी एक और छोटा सा एक डिफाइन आती है जिसका नाम है हाई पावर्ड मनी। नाम से ही पता लग रहा है जो बहुत ज्यादा पावर में रहती है, हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी को मैं उसकी डिफाइन बताने से पहले क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई? अभी आपने वो पढ़े थे C प्लस DD होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, है ना, याद हो गए होंगे कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। लेकिन जब हाई पावर्ड करने लगे तो एक कॉमन वर्ड तो यहाँ से ले लो C ऊपर से, लेकिन DD की जगह पर बस R कर दो, C प्लस R। C आप सबको याद हो गया होगा करेंसी। अब एक नया वर्ड आ गया R। R होता है रिजर्व हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक। जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक हैं उनके पास जितना भी रिजर्व है उसे हम कहते हैं R। एक बार और, व्हाट इज हाई पावर्ड मनी? इट इज द सम टोटल ऑफ करेंसी एंड रिजर्व हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक, इसे हम कहते हैं हाई पावर्ड मनी। ये हमारी डिफाइन थी। एक और छोटी सी डिफाइन, अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज मनी, छोटे छोटे डिफाइन याद कराती हूँ आपको। मनी अभी आपने पढ़ा था, क्या होती है? मनी इज एनीथिंग, मनी को कोई भी ऐसी कोई भी चीज विच इज जनरली एक्सेप्टेड, विच इज
जनरली मतलब कोई भी जनरली एक्सेप्टेड, उसको कोई भी एक्सेप्ट कर ले। कैसे एक्सेप्ट कर ले? एज अ, उसके सारे फंक्शन के नाम लिख दो। एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कॉमा एज अ यूनिट ऑफ वैल्यू, जो आपने अभी पढ़ा था पिछले वाले पेज पे, कॉमा एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर करने में हेल्प करे, और हमारी फ्यूचर पेमेंट में ये जो भी काम कर सकती है, ऐसी कोई भी कमोडिटी, ऐसी कोई भी चीज जो इसको सब एक्सेप्ट करें। कैसे? एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कुछ भी लेने देने में, एज अ यूनिट ऑफ वैल्यू, एक्सप्रेशन में काम आए, एज अ स्टोर करने में आ जाए, एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, उसे हम कहते हैं मनी। अब मैंने आपको बताया था फिएट मनी, फिएट मनी को हम लीगल टेंडर मनी कहते हैं। दोबारा, इट इज दैट मनी विच इज इशूड बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, लीगल होती है। और एक आएगी अब आपके लिए फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मनी क्या होती है? फिड्यूशरी मनी को हम ऑप्शनल मनी भी कह सकते हैं। ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट होगी, लेकिन ये होगी पेयर और पेई के ट्रस्ट के बीच में। इसमें कोई आप इसको कंपेल नहीं कर सकते। इट इज दैट मनी विच इज एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ट्रस्ट इन बैकअप ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पेई। पेयर और पेई, जो भी है उनके बीच में जो ट्रस्ट क्रिएट होता है, उसे हम कहते हैं फिड्यूशरी मनी। यानी फिएट मनी लीगल टेंडर मनी होती है, उसे कोई भी लेने से मना नहीं कर सकता। फिड्यूशरी मनी वो होती है जो पेयर और पेई आपस में कॉन्टेक्ट करते हैं, या ऑप्शनल कुछ कहते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया, मान लीजिए मैंने घर बेचा 25 लाख रुपए का, तो सामने वाला मुझे पूछ सकता है कि मैम क्या आप मेरा चेक एक्सेप्ट कर लोगे। वो ये नहीं कहेगा कि आप मेरे 2000 के नोट एक्सेप्ट कर सकते हो या नहीं, लेकिन वो मुझे चेक देते हुए या अपना क्रेडिट कार्ड देते हुए या डेबिट कार्ड देते हुए मुझसे पूछेगा कि क्या मेरी आप ये मनी एक्सेप्ट कर सकते हो। इट इज दैट मनी विच इज एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ट्रस्ट बैकअप बिटवीन पेयर एंड पेई। ये ट्रस्ट के ऊपर होती है, ये कंपलसरी नहीं होती। तो बहुत ही छोटा चैप्टर था मनी। शुरू के जो 2 टॉपिक थे, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज और मनी के फंक्शन, वो तो फिलहाल सिलेबस से रिमूव हो गए, बट इंट्रोडक्शन के लिए पढ़ाया। मेन पार्ट जो बोर्ड के उस पॉइंट ऑफ व्यू से था, वो था मनी सप्लाई। मैं एक बार हल्का सा रिवाइज कर देती हूँ। इट इज दैट टोटल वॉल्यूम और स्टॉक ऑफ मनी विच इज हेल्ड बाय द पब्लिक ऑफ एन इकोनॉमी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। इसके 2 ही कंपोनेंट होते हैं, करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट। करेंसी होती है क्वाइन एंड पेपर नोट। क्वाइन आपके होते हैं जो 1 रुपीज नोट, एंड क्वाइंस आपके लिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं और इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है। पेपर नोट्स आपके आरबीआई इशू करती है, और ये अनलिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं, इसको कोई भी आप कितनी भी पेमेंट में लग सकते हैं। करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट इज दैट पार्ट ऑफ द डिपॉजिट विच कैन बी इजिली विथड्रॉन विद द हेल्प ऑफ चेक। अब हमने M1 पढ़ा, C प्लस DD प्लस OD, C फॉर करेंसी, DD फॉर डिमांड डिपॉजिट, OD फॉर अदर डिपॉजिट। हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड आपके 2 हैं, C एंड DD। और लेकिन वैसे कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई में हम C एंड DD लेते हैं। अगर आप DD को काट कर R लिख देते हैं, रिजर्व हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक, तो ये बन जाता है आपका हाई पावर्ड मनी। फिएट मनी लीगल मनी होती है, नोबडी, इट इज इशूड बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, नोबडी कैन रिफ्यूज टू टेक इट। फिड्यूशरी मनी हमारी ऑप्शनल होती है, ये आप किसी को पे करते हैं तो ये ट्रस्ट क्रिएट करेंगे पेयर और पे। आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा।